उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत का बयान एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सवाल शिंदे सरकार के अस्तित्व का नहीं है बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व का है। यहीं पर उन्होंने कहा है कि ये फैसला होना बाकी है कि जो जुडिशल है वो फ्री है या फिर निष्पक्ष तरीके से काम करती है। देखिए, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। पहले भी जो कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ों को पिछले 1 साल में जो घटनाक्रम है, 2.5 साल का ना देखते हुए पिछले 1 साल का देखें तो लग जाएगा कि उनके मुंह से ये शोभा नहीं देती। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई सबसे पहले काम किसी ने किया है तो ये इन्हीं की पार्टी ने किया था, जो अब इनके हाथ में रही नहीं। और संजय राउत ने अपने स्टेटमेंट से, अपने एक्शन से, संजय राउत एंड कंपनी मैं उनको बोलना चाहूँगा, जिसमें कि नवाब मलिक हैं, अनिल देशमुख हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसके नीचे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का स्ट्रक्चर है जो उगाही करते हैं, जिसमें पुलिस का प्रयोग किया गया है। तो इन सब लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए इनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। लोकतंत्र अपनी जगह सुदृढ़ है, ट्रांसपेरेंट है, सामने सामने है, फ्लोर पर ये हार चुके हैं और अब इनके पास ये बोलने का कोई मतलब नहीं होता। अगर इनको इतना ही लोकतंत्र की चिंता थी तो सबसे कम एमएलए लेकर जिस दिन इन्होंने सरकार बनाया उसी दिन इनको मना कर देना चाहिए था कि हम ऐसी सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया है। उस दिन तो इन्होंने सरकार बना लिया, मंत्री बन गए, उगाही का रैकेट शुरू कर दिया। अब जब सरकार इनके हाथ से निकल गई है, जो असली पार्टी शिवसेना है, वो असली पार्टी इनसे अलग हो गई है और इनको पार्टी से प्रैक्टिकली बाहर कर दिया है, तो ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज़ें बोलते हुए। इनके मुंह में ये चीज़ें शोभा नहीं देती। उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि शिंदे सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है वो असंवैधानिक रूप से बनी हुई है। इसके बारे में वो कौन है कहने वाले? वो तो सर्वोच्च न्यायालय में हम खड़े हैं, यहाँ से फैसला होगा। कोर्ट में और भी जो पिटिशन्स हैं उनमें फैसला होगा। वो कौन है कहने वाला है? स्पीकर अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं किसी को, एमएलएज को, तो स्पीकर के पास पावर है। संजय राउत के पास कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, या वो कहाँ से वो पावर उनके पास आ रही है कि ऐसी बातें वो बोल रहे हैं? उनके बोलने का कोई मकसद नहीं निकलता, वो वैसे ही कोई कहीं पर बोल रहा है, इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वो चुप रहना सीख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, नहीं तो जितनी छीछालेदारी उनकी हो चुकी है उससे भी ज़्यादा होगी। सर, संजय राउत एक तरफ ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं और वहीं किरीट सोमैया की बीवी मेधा सोमैया ने भी एक पूरा मामला कोर्ट में लगाया था, याचिका लगाई थी, एक केस किया था संजय राउत के खिलाफ। उसको लेकर भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था अभी संजय राउत के खिलाफ। वो तो होना ही है। इनके तो कारनामे ऐसे हैं कि इतने कारनामे हैं कि रोज़ एक केस लगाया जा सकता है और रोज़ इनके गिरफ्तारी के वारंट इशू होंगे। इन्होंने जो जो हरकतें कर रखी हैं मीडिया बहुत कम दिखा पाई है, लेकिन जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो समझते हैं। आप समझते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को इन्वॉल्व करके एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना, या अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन का रॉड्स डालकर उसको धमकाना, उनसे पैसे उगाना। 1 करोड़ रुपया अनिल देशमुख हर महीने कमिश्नर से उगाही करके लेते थे। तो आप समझ रहे हैं ये सब चीज़ें कितनी शर्मनाक चीज़ें हैं, और संजय राउत इन चीज़ों में कहाँ तक इन्वॉल्व थे। अब उनको तकलीफ़ हो रही है कि ये उगाही का जो रैकेट था उनका सरकार की आड़ में वो चला गया है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया और देख लिया, तो अब वो उनको तकलीफ़ हो रही है, वो फालतू बातें बोल रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार बनी है वो फ्लोर पर हाउस में टेस्ट होकर बनी है, स्ट्रेंथ उसकी चेक हुई है, और अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश कर देगी, सेट असाइड कर देगी, कोई न कोई ऑर्डर, आदेश पास कर देगी। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया हुआ है, इसलिए इतने हेल्पलेस संजय राउत ना हो। चुपचाप कोर्ट की फाइलें लेकर थोड़ा वकीलों के आगे पीछे घूमे तो उनको थोड़ा समझ में आएगा कि लोकतंत्र का ये पहलू भी कहीं है। एमवीए सरकार को लेकर लगातार बड़ी बयानबाजी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से कही जाती थी और कहा जाता था कि ये सरकार 20 से 30 साल चलने वाली है, पर 2.5 साल में एमवीए गिर चुकी है। तो अब क्या होगा संजय राउत का, जो न्यायपालिका से लेकर हर चीज को लेकर आज सवाल उठा रहे हैं? देखिए, उनकी तो सरकार पहली बात तो बननी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, जब बन रही थी तो इनको बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये माइनॉरिटी थे। पब्लिक ने इनको मैंडेट, जनता ने इनको कोई मैंडेट दिया नहीं था, मेजॉरिटी नहीं थे। इन्होंने तो जोड़ तोड़ करके, तिकड़मबाजी करके, ब्लैकमेलिंग करके जैसे तैसे सरकार बना ली। और 2.5 साल में इन्होंने क्या क्या किया सबको पता है। हमको, आपको, मीडिया ने सब दिखा रखा है, सब कुछ सामने है। तो ये ऐसी बातें ना बोले। अब जब रंग आ गया है, लोकतंत्र ने इनको पहचान लिया, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया गया,
तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है, ये फालतू की बातें बोलते फिर रहे हैं, चूँकि इनको मंत्रालय से बाहर रहना पड़ गया। जो सुपर पावर ये बने थे, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लेकर चलते थे, एक सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह जो काम करते थे, वो सब इनके हाथ से छिन गया है। तो ये ऐसी चीज़ें बोलते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और हमको आपको सबको पता है कि 2-4-10 दिन ये बोलेंगे, फिर चुप होकर बैठ जाएंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है, खूबी है कि जनता यहाँ पर सबका भविष्य तय कर देती है। पूर्व एमवीए सरकार के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो कि अभी भी जेल में है। नवाब मलिक का संबंध जिस तरीके से दाऊद के एक आदमी से निकलकर सामने आया था, और वहीं अनिल देशमुख जो कि 100 करोड़ रुपए की उगाही मामले में अभी भी सलाखों के पीछे हैं, जिन्हें निकालने की लगातार कोशिश की गई थी एमवी सरकार की तरफ से। अगर आज एमवी सरकार महाराष्ट्र में नहीं है, एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं, तो कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक और श्री नेता देशमुख की, जिस तरीके से उनके तमाम कारनामे सामने आए थे। देखिए, नवाब मलिक की तो सरकार रहे न रहे, उनकी तो पोल पट्टी खुल चुकी है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, न्यायपालिका के जाल में वो आ चुके हैं। तो उनके लिए बचना तो मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी। और उनके जितने भी दाऊद के साथ संबंध है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका मनी ट्रेल है, जो हवाला की डीलिंग्स हैं, जो उनके परिवार के बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, वो सब चीज़ें अब सामने आती चली जाएंगी। और एक एक करके धीरे धीरे इनको सबक मिलता चला जाएगा। जहाँ तक अनिल देशमुख का सवाल है, तो वो तो होम मिनिस्टर होकर एक एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते थे, जिसमें 100 करोड़ रुपया कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई से हर महीने वो मंगाते थे। तो चूँकि ये सब जांच सेंट्रल एजेंसीज़ के पास है, इसीलिए ये जेल गए। और चूँकि सेंट्रल एजेंसी बहुत ही प्रोफेशनल होती है इन चीज़ों को जांचने में, एनआईए का रोल सबको हमको आपको पता है कितनी सीरियसली करते हैं इस चीज़ को। और चूँकि वहाँ महाराष्ट्र पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में कुछ है नहीं, महाराष्ट्र पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ एनआईए के लेवल से हो रहा है, इसलिए इनको अब ये बहुत तकलीफ़ होगी कि पहले जो ये मैनिपुलेशन करना चाह रहे थे वो सब नहीं हो पा रहा, अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चूँकि एनआईए इन्वॉल्व है, तो इनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और इन्होंने जो जो गलत काम किए हैं, कानूनी प्रक्रिया से इनको दंड जरूर मिलना चाहिए। सर, जिस समय पे एमवी सरकार महाराष्ट्र में थी, अगर केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कोई भी जांच की जाती थी, चाहे फिर वो ईडी हो या एनआईए हो या फिर उसके अलावा एनसीबी हो, एमवी सरकार के मंत्रियों की तरफ से कहा जाता था कि ये कार्रवाई इसीलिए की जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार महाराष्ट्र से हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। आज अगर एमवी सरकार महाराष्ट्र में गिर चुकी है और केंद्रीय एजेंसी अगर अपना जाँच करती है इस पूरे मामले को लेकर, ड्रग का मामला हो या मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसको लेकर संजय राउत या उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार तो गिर चुकी है, जिसको लेकर वो हमेशा आगे आते थे। देखिए, सरकार गिर चुकी है और केंद्रीय एजेंसी जो भी स्पेशलाइज एजेंसी ईडी है, एनसीबी है, एनआईए है, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती, चाहे वो केंद्र सरकार की एजेंसी है, लेकिन इनकी संरचना ऐसी है कि ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती, ये प्रोफेशनली अपना काम करते हैं ये लोग। तो इन्होंने नवाब मलिक के कारनामे पकड़े हैं। एनसीबी ने जो नवाब मलिक के जो लोग थे, आर्यन खान के केस में क्या क्या किया, वो सब सबको दिखाई दे रहा है। और ये हवाला का रैकेट जो चलाते थे, ये सब ट्रेल पकड़ के आ चुका है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस करती तो हो सकता है इतने प्रोफेशनल ढंग से ना कर पाती, या हो सकता है उस वक्त इनकी सरकार थी, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वो उनके होम मिनिस्टर के हाथ के नीचे आता, तो वो उसमें आईओ को बदल सकते थे, फेर बदल कर सकते थे, इन्फ्लुएंस कर सकते थे। पर अब तो सरकार ही बदल गई, तो अब तो वो तो उस वक्त भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो सकता था। और एनआईए चूँकि सारी पब्लिक डोमेन के डॉक्यूमेंट लाती है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एनआईए अपने स्पेशल पावर से लेकर आती है। और बहुत प्रोफेशनल ढंग से बहुत ही काबिल ऑफिसर्स होते हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को करते हैं। तो उन्होंने सारा फ्रॉड, इनका सारा झूठ, सारा क्राइम पकड़ के न्यायालय के सामने ला दिया है। अगर इतने ही सच्चे होते तो इनको बेल मिल जाती। ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी कोई गलत चार्जशीट फाइल हुई है, गलत केस में किसी को डाला गया है, तो न्यायालय तुरंत उनको बेल दे देती है। पर ऐसा इनके केस में हुआ नहीं, नवाब मलिक के केस में भी नहीं हुआ, उनके दामाद जो पहले 9 महीने जेल रहे थे उनके केस में भी नहीं हुआ, और अनिल देशमुख के केस में भी नहीं हो रहा है। तो इनको अभी ये पता लगेगा कि हमारी न्यायपालिका कितनी स्वच्छ है, कितनी स्पष्ट रूप से काम करती है, कितनी इंडिपेंडेंट है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये सब इनको अब आटे दाल का भाव अब जाकर इनको पता लगेगा, ये दिखाई दे रहा है। एक तरफ संजय राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में असंवैधानिक रूप से बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हमारे जो तमाम विधायक हमसे दूर गए हैं वो वापस आएंगे और महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। ये इनकी अटकलबाजियां हैं, और
अपने सपने देख रहे हैं, देखते रहें। पहली बात जो ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, ये गलत है। फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे वोटिंग हुई है, सब कुछ सामने आया है, तब जाकर ये हुआ है और सरकार बनी है। एमएलए जो भी गए हैं वो किसी कारण से गए हैं, कानूनी रूप से उनको जाने का अधिकार है। वो एमएलए हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपके संजय राउत के या किसी के गुलाम नहीं है कि आपके इशारे पर आपकी गलत हरकतों में काम करते रहें। जितने भी एमएलए गए उनके बयान आप सुनेंगे तो सब कह रहे हैं कि हम इनसे आजीज आ गए थे, ये सरकार जिस तरह से चला रहे थे। तो अब वो एक प्रजातांत्रिक सरकार चलाने के लिए एमएलए लोगों ने मेजॉरिटी के साथ मिलकर सरकार बनाया है। तो ये सरकार कैसे असंवैधानिक हो सकती है? ये तो अनिल देशमुख ने संजय राउत ने कौन से कानून की किताब पढ़ी है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और उनके सिर्फ कहने से पहली बात तो हो नहीं जाता, दूसरी बात उनके पास कोई अधिकार नहीं है ऐसी बात बोलने का। वो हैं कौन बोलने वाले? और उन्होंने कह दिया तो हो सकता है ये नकार खाने में तूती की आवाज़ उनकी घूम रही है, वो बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। अपने गरेबान में झांक कर देखें, उनके अपने मिनिस्टर्स, अपने कैडर के लोग, अपना जो गैंग है उनका, वो क्या कर रहे थे और कैसे कैसे उन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, कैसे कैसे सरकार चलाने की आड़ में कैसे कैसे घपले किए हैं। तो वो सब चीज़ें इनको बहुत तकलीफ़ आगे देने वाली हैं। और चूँकि नई सरकार अलग ढंग से बनी है और सभी एमएलए उसमें पहले के लोग थे, वो जानते हैं, तो इस सरकार को बताएंगे और धीरे धीरे इनकी परतें खुलती चली जाएंगी। इसलिए इनको पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए इनको तकलीफ़ भी ज़्यादा हो रही है और इसीलिए ये डरे हुए भी ज़्यादा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।